नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू के बारे में। वीडियो आपको पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं सीरीज को, तो वीडियो करिए लाइक। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल किस तारीख को। ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शन और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 12 फरवरी को था नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। और ये नेशनल प्रोडक्टिविटी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया में वेरियस जो कंपनीज हैं वो बात करती हैं कि अच्छी हैबिट्स कैसे होती हैं, किस तरीके से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो, प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इस पर एक अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से आप देखोगे बहुत सी कंपनीज ने ये अपने सजेशन दिए हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। टेक अ ब्रेक, वन स्टेप टास्क, गोल एट ए टाइम, ऑलवेज प्लान अ डे, मोबाइल स्टार्टिंग हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। 12 फरवरी मतलब नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। और ये भी याद रखिएगा कि जिस तरीके से नेशनल प्रोडक्टिविटी डे होता है 12 फरवरी को, एक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी है। ये चलती है फ्रॉम 12 टू 18 फरवरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अंडर हम ऑब्जर्व करते हैं? देखो, इसको प्रमोट करता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। जी हाँ, NPC ये भी एग्जिस्ट करता है और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। और अभी के लिए NPC के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट हैं श्री पीयूष गोयल, जो मिनिस्टर हैं ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बहुत ही जल्द बन जाएगा अगला डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, अजय माथुर बनने वाले हैं अगले डीजी ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फोटो है अजय माथुर जी की। और बाय द वे ये एक टाइम पर चीफ थे इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के। और इन्हीं के कार्यकाल में जो स्टार रेटिंग सिस्टम होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने कभी फ्रिज देखा होगा, AC, टीवी, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार स्टार्स होते हैं, 3 स्टार 4 स्टार, वहाँ पे लिखा होता है एनर्जी सेविंग स्टार। तो जो ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस कराया था अजय माथुर जी ने। तो ये काफ़ी एक वेल नोन नेम है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी और इन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं। और जब 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आइडिया डिस्कस किया जा रहा था इंडिया और फ्रांस के बीच में, तब भी इन्होंने भारत सरकार को काफ़ी गाइड किया, अपनी एडवाइस दी कि किस तरीके से ISA को बिल्ड करना चाहिए। और ये भी जान लो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में वो कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जो पहुंच गई है टॉप 10 की लिस्ट में फॉर द ऑस्कर्स। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, बिट्टू। ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो का। इंडियन फिल्म बिट्टू शॉर्ट लिस्टेड इन ऑस्कर्स लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। ये है इस फिल्म का पोस्टर यहाँ पे। और इस बार इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री थी जलीकट्टू, जो हमने भेजी थी फॉर दी ऑस्कर्स, ये यहाँ पे ऑस्कर की जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म की शॉर्टलिस्ट है वहां पर नहीं पहुंच पाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप करी है इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। बाढ़ कब आ सकती है, कहाँ पे उसके आसार ज्यादा हैं, उसके बारे में डेटा यहाँ पे मिलेगा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को इनमें से एक स्पेस एजेंसी द्वारा। तो इसके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने पार्टनरशिप करी है विद UK स्पेस एजेंसी। जी हाँ, इनके साथ इन्होंने करी है पार्टनरशिप और फ्रेमवर्क के अंडर अर्थ ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके ये लोग बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर फ्लडिंग की इन द फ्यूचर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, जम्मू कश्मीर जॉइंट्स हैंड्स विद UK स्पेस एजेंसी फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग। अब यहाँ पे आप पूछेंगे इसरो का यूज क्यों नहीं किया? देखो, इसरो का भी डेटा ऑब्वियसली इनको मिलेगा ही। ये इन्होंने आप कह सकते हैं एडिशनल डेटा के लिए पार्टनरशिप करी है विद UK स्पेस एजेंसी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसरो पे ही आ गए हम। अगला क्वेश्चन इसरो का ही है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन से इसरो के सेंटर में इसरो ने टेस्ट करी है 2 सैटेलाइट्स जो कंप्लीटली डेवलप करी गई हैं इंडिया के प्राइवेट सेक्टर द्वारा। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, UR राव स्पेस सेंटर में पहली बार प्राइवेट सैटेलाइट्स को टेस्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। 2 सैटेलाइट्स हैं 2 इंडियन स्टार्टअप्स द्वारा
एक है स्पेस किड्स इंडिया और दूसरा है पिक्सल। इनको हाल ही में टेस्ट किया गया था एट द यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु। और यूआर राव स्पेस सेंटर को एस्टैब्लिश किस साल में किया गया था? इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1972। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये लड़ेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल। संयुक्त राष्ट्र में आपको पता होगा जो चीफ की पोस्ट है, जो सबसे ऊंची पोस्ट है, ये है यूएन सेक्रेटरी जनरल की। तो हाल ही में क्या है कि ऑप्शन ए आकांक्षा अरोरा, इन्होंने ये बोला है कि ये कैंपेन स्टार्ट करेगी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये यूएन में ही काम करती है एज एन एम्प्लॉई। और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि एंटोनियो गुतेरेस सही तरीके से यूएन को चला नहीं रहे। इन्होंने ये कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद यूएन को लीड करूँ। इनकी एज है सिर्फ 34 और इन्होंने एक कैंपेन हाल ही में लॉन्च किया है सोशल मीडिया पे, अरोरा फॉर सेक्रेटरी जनरल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है एनडीटीवी का, इंडियन ओरिजिन आकांक्षा अरोरा 34 ईयर्स ओल्ड अनाउंसेस हर कैंडिडेसी टू बी यूएन चीफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ये अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे एक बहुत ही अनोखा म्यूजियम डेकॉइट्स की लाइफ पर। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस म्यूजियम में जो फेमस डेकॉइट्स हैं, फॉर एग्जांपल फूलन देवी और वेरियस और डेकॉइट्स हैं, इनकी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे मेन फोकस होगा कि पुलिस को कितने बलिदान देने पड़े इन डेकॉइट्स को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये जो यूनिक म्यूजियम है ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये बनाएंगे एक म्यूजियम दैट विल हैव ट्रेसेस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डेकॉइट्स। और ये बनेगा भी कहां पर? ये बनेगा चंबल नदी के किनारे पर, नेबरिंग द भिंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इस म्यूजियम की बताया जा रहा है कि सबसे अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं आइटम होगी गन यूज बाय फूलन देवी और टेप रिकॉर्डर जो एक टाइम पे यूज किया जाता था बाय निर्भय गुज्जर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, याद रखिएगा, कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड रेडियो डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस दिन को? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 13 फरवरी। और इस बार के वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या है? थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। और वर्ल्ड रेडियो डे हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था फ्रॉम 2012। यूनेस्को ने कहा कि इसको 2011 से स्टार्ट करते हैं, बाद में यूएन जनरल असेंबली में इसको अडॉप्ट किया गया था इन 2012। और यहाँ पे आप देखोगे ये ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहाँ पर कह रहे हैं कि चलिए सेलिब्रेट करते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस को ऑन वर्ल्ड रेडियो डे। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं वेट, रेडियो की इन्वेंशन तो किताबों में लिखा होता ज़्यादातर मार्कोनी ने करी थी, तो जगदीश चंद्र बोस को सरकार क्यों सेलिब्रेट कर रही है? क्योंकि देखो इनको कहा जाता है द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। कभी गूगल करना, सबसे पहला नाम यहाँ पे सामने आएगा आचार्य जगदीश बोस का। इन्होंने वो रिसीवर, वो वेव रिसीवर इन्वेंट किया था जिसको मार्कोनी ने यूज किया था पहला रेडियो बनाने के लिए। तो इसलिए ये इनका यहाँ पे जो योगदान है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कनेक्शन है वर्ल्ड रेडियो डे का, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मोदी जी भी यहाँ पर इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने अनाउंस किया है कि ये फॉर्म करेंगे एक नई CAPF बटालियन जो होगी नेम्ड आफ्टर नारायणी सेना। यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी अमित शाह। अमित शाह ने ये कहा है कि नारायणी सेना के नाम से CAPF की बटालियन ये बनाएंगे। CAPF क्या होता है? CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और ये पुलिस फोर्सेस आती हैं सीधा गृह मंत्रालय के अंडर जहां पर मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि नारायणी सेना जो फेमस वॉरियर्स थे ऑफ द स्टेट ऑफ कूच बिहार, इन्हीं के नाम पर ये अपनी एक नई बटालियन यहाँ पे ओपन करेंगे। तो काफी हद तक ये न्यूज में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा। अब देखो टेस्ला इंडिया में आ चुका है, ये सबको पता था, मगर अब ऑफिशियली हमको ये पता लग गया है कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले हैं। पहले बस ये लग रहा था कि हो सकता है कि इंडिया में बस ये गाड़ी बेचने के लिए आ रहे हैं, अब कंफर्म हो चुका है कि ये इंडिया में कार भी मैन्युफैक्चर करेंगे। और ये कंफर्म किया है इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि टेस्ला बनाएगा अपनी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक प्लांट बेसिकली बनाएगा किस राज्य में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी कर्नाटका। यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ला टू सेटअप इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका, ये कंफर्म किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका येडियुरप्पा ने। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक मैं कहूँगा ह्यूज बूस्ट है
फॉर मेक इन इंडिया। देखना होगा कि कितनी कार्स यहाँ पे बनाएंगे, क्या इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस तरीके से काम करेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट ओवरऑल ग्रेट न्यूज़ फॉर मेक इन इंडिया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि कंप्यूटर में ALU बेसिकली होता क्या है, और सही उत्तर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो CPU आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन आप कह सकते हैं ब्रेन होता है एक कंप्यूटर का। तो CPU का पार्ट होता है ALU, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो बुक है, एक्चुअली मैंने ये पूछा था कि ऑल्डस हक्सली की जो लिखी गई बुक है ये कौन सी, इसका नाम स्टार्ट होता है ब्रेव से। तो बुक का नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और बहुत ही अच्छे यहाँ पे आंसर दिए हैं आनंद जोशी और नवीन ग्वालिया ने। ग्रेट जॉब बोथ ऑफ यू। उसके अलावा भी हजारों आंसर्स थे। ऑसम जॉब, ग्रेट जॉब। आप लोग इसको टाइप कर रहे हैं, इससे आपकी मेमोरी में ये जो नॉलेज है ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। अब बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आ गया था MPPSC 2017 में। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंसानी आंख में, ह्यूमन आई में जो इमेज है, आप कोई भी चीज़ इस वक्त देख रहे हो, इस वक्त हो सकता है कि स्क्रीन देख रहे हो, वॉल, कुछ भी आप इस वक्त देख रहे हो, जो इमेज होती है ह्यूमन आई में, ये आखिर किस पर बनती है? कॉर्निया पर, प्यूपिल पर, आयरिस पर, या फिर रेटिना पर? बहुत अच्छा सवाल है। आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो आंसर में जो यहाँ पे आयरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, इनके फंक्शन क्या होते हैं विद इन दी आइज। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको बोलूँगा, आप लिख कर इसका आंसर कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई रजिस्टर हो, कॉपी हो, कोई कमेंट सेक्शन हो, कहीं पर भी आपके माइंड में मेमोराइज होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आंसर करो इसका। सही आंसर मैं आपको कल दे ही दूंगा। और किसी का आंसर आपको अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में तो उनके आंसर को लाइक करिए, एनकरेज करिए, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। ये है अंत इस वीडियो का। मिलता हूं आपसे कल सुबह। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।